आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ योम किपर युद्ध के बारे में। योम किपर युद्ध 1973 में लड़ा गया था इजराइल, इजिप्ट और सीरिया के बीच में। सीरिया और ये जो युद्ध लड़ा गया था इसे चौथा इजराइल अरब युद्ध भी कहा जाता है, योम किपर युद्ध भी कहा जाता है, अक्टूबर युद्ध भी कहा जाता है और रमादान युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध को 4 नामों से जाना जाता है बेसिकली। तो देखिए, आखिर इस वीडियो में आज के मैं आपको बताऊंगा कि क्या था ये क्या था ये योम किपर युद्ध, आखिर इसे योम किपर युद्ध के नाम से क्यों जाना जाता है। और अब सबसे पहले तो एक और चीज और ये भी जानेंगे कि है ना इसमें आखिर ये युद्ध के क्या रीजंस थे, इसके क्या परिणाम हुए और इससे क्या क्या निकला। तो शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दूं कि मन की आंखों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें, तभी आपको हिस्ट्री के बारे में चीज़ें पता चलेगी और प्रॉपर इसके बारे में पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं, या जो भी मैं हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक डालता हूँ उसके बारे में समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखेंगे तो इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर से देखा करिए। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि इसको योम किपर युद्ध के नाम से क्यों जाना जाता है। देखिए, योम किपर पहले तो 4 नाम जानिए कि है ना ये जो 4 नाम बेसिकली दिए गए हैं कि इनको युद्ध के नाम से क्यों जाना जाता है इन 4 नामों से। सबसे पहली चीज देखिए, योम किपर युद्ध। योम किपर क्यों बोला जाता है? देखिए, योम किपर एक फेस्टिवल होता है, जैसे जूइश लोगों का एक फेस्टिवल होता है, जैसे अपने हिंदुओं का कैसे दिवाली होता है वैसे इन लोग का भी एक बड़ा फेस्टिवल होता है। दिन पूरे तरह से नेशनल हॉलीडे रहता है, काफी सारा कुछ रहता है और एक तरह से इसराइल का नेशनल हॉलीडे रहता है। खैर अपन दिवाली पे नेशनल हॉलीडे तो नहीं देते, लेकिन हाँ ऐसे पूरा रहता है। लेकिन फिर भी इन लोग का रहता है, सोल्जर्स भी है ना बॉर्डर पे ज्यादा तैनात नहीं रहते हैं, ये सारी चीजें रहती है। तो और ये है ना इसको सबसे बड़ा माना जाता है ये फेस्टिवल को, अपने जैसे अपने हिंदू धर्म का है। और ये इसी दिन हुआ था, अगर ये जूइश कैलेंडर के हिसाब से जिस दिन 6 अक्टूबर को लड़ाई हुई थी ना, उस दिन योम किपर का दिन था, इसीलिए इसको योम किपर युद्ध के नाम से जाना जाता है। दूसरा इसको जाना जाता है रमादान युद्ध। रमादान मतलब क्या? रमजान का महीना। अब एक्चुअली उस समय क्या हुआ था कि रमजान का महीना चल रहा था, तो जब रमजान का महीना चल रहा था तो उस समय क्या हुआ था कि रमजान का महीने चलने की वजह से क्या हुआ था कि इस युद्ध को उस वजह से रमादान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, रमादान वॉर के नाम से भी जाना जाता है। तो और तीसरा क्या है? अरब इजरायली युद्ध। इसमें क्या होता ना, अरब के भी कुछ सारे कंट्रीज मौजूद थे, जैसे जॉर्डन, फिर सऊदी अरब, कुवैत और भी जैसे बहुत सारी वगैरह वगैरह, जो और भी जितनी कंट्रीज है ये सब शामिल थे। इसलिए इसको चौथा अरब इजराइल वॉर भी कहा जाता है। इससे पहले भी 3 बार अरब इजराइल युद्ध हो चुके हैं। और इसको बोला जाता है चौथा अक्टूबर युद्ध, क्योंकि ये अक्टूबर महीने में लड़ा गया था। तब बेसिकली अब पहले सबसे पहले तो ये जानिए कि आखिर ये युद्ध के कारण क्या थे। तो सबसे पहली चीज देखिए, अब 1967 में क्या हुआ था कि है ना 6 दिन 6 डे वॉर हुई थी इसराइल और अरब के बीच में, इसराइल, जॉर्डन और सीरिया के बीच में। तो उस वजह से क्या हुआ था, जो 6 डे वॉर हुई थी ना, अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले इसराइल पैलेस्तीन का पूरा इशू बताया था कि इसराइल पैलेस्तीन का मुद्दा क्या है, क्या चीज़ है। वो मैंने आपको एक अलग से इसके लिए वीडियो बनाया हुआ है, तो आप चाहे तो उसके बारे में भी देख सकते हैं। तो मैंने उस बारे में आपको वीडियो में बताया था, पूरी डिटेल समझाई थी। अब इसमें क्या हुआ था ना कि जो 6 डे वॉर लड़ी गई थी ना, तो इसमें जॉर्डन और सीरिया को बहुत बुरे तरीके से इसराइल ने हरा लिया था। जॉर्डन का जो है ना पेनिनसुला था, नांतेक पेनिन नांदे नांतेक पेनिन पेनिनसुला था, फिर गाजा गाजा का फिर गाजा वेस्ट बैंक, जॉर्डन का वेस्ट बैंक था, और फिर दो और भी एक और चीज़ थी। वो तीनों चीज़ें है ना हर कंट्री का इस युद्ध में बुरे तरीके से इसराइल ने हड़प लिया था। तो बेसिकली इस वजह से क्या हुआ था कि इस वजह से क्या बोला गया कि नहीं, और इस वजह से क्या हुआ कि ये लोग है ना इस बात का बदला लेना चाहते थे कि है ना हमको इतने बुरी तरीके से हरा कैसे दिया। तो इस बात का बदला लेना चाहते थे और इसलिए उन्होंने है ना बदला लेने के लिए फिर ऐसे किया। ये युद्ध में ऐसा बोला जाता है कि अटैक कर दिया था। अब उसके बाद क्या हुआ था कि अब देखिए फिर एक और क्या रीजन था, देखिए उसके बाद क्या हुआ। नो अब उसके बाद क्या हुआ था कि जो उस समय उस समय जो प्रेसिडेंट थे ना, प्रेसिडेंट जो सऊदी अरब के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने क्या किया था
1969 में क्या हुआ था, सूडान की कैपिटल में राजधानी है वहाँ पे है ना, सूडान में एक जगह वहाँ पर सूडान में एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें क्या किया था, उस मीटिंग में क्या किया था कि उन्होंने तीन चीज़ें रख दी थी, तीन पॉलिसीज रखी, जिसको थ्री नोस पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। थ्री नोस पॉलिसी में क्या था, नो नेगोशिएशन, नो पीस, नो मतलब ये जो पॉलिसी थी ना, ये तीन तरह की थी। इस तीन पॉलिसी में तीन बातें क्या बोली थी, न तो हम इसराइल के साथ कोई शांति वार्ता करेंगे, न हमको इसराइल को है ना रिकग्नाइज, नो रिकग्निशन, नो नेगोशिएशन और नो पीस, ये तीन पॉलिसी बेसिकली दी गई थी। अब इसके तहत ये पॉलिसी का मतलब क्या हुआ, देखिए सबसे पहली चीज़ तो है ना, नो नेगोशिएशन का मतलब क्या, नो रिकग्निशन का मतलब कि है ना, इसराइल बहुत टाइम से मांग कर रहा है कि है ना हमको अलग देश की मान्यता दे दो, अलग देश के रूप में मान्यता दे दो, लेकिन है ना कोई देने को तैयार नहीं था। इजिप्ट और इसराइल ने इनको साफ मना कर दिया। इजिप्ट और जॉर्डन ने इनको, और भी जितनी भी कंट्रीज है सब ने इनको मना कर दिया इसराइलियों को कि हम देखिए आपको एक देश के रूप में मान्यता तो नहीं देंगे। दूसरा, नो पीस, मतलब हम इसराइल से कोई भी शांति वार्ता देखिए किसी भी तरह की नहीं करने वाले। फिर उसके बाद क्या होगा, तीसरा क्या था, नो नेगोशिएशन, मतलब हम कोई है ना बातचीत नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे। ये पीस डील का सब ये जो नो थ्री नोस पॉलिसी थी, ये सबसे बड़ा कारण रही। अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे सब ऐसे ही चलते चलते क्या हुआ कि साल 1970-71 के दशक में क्या हुआ था, जो इन लोग की जो ऑर्गेनाइजेशन थी ना, ये पीएलओ से जाके मिल गए, पीएलओ से जाके मिले। और उस समय क्या हुआ था, पहली बार ऐसा हो रहा था कि यूएसए और यूएसएसआर के बाद, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद पहली बार ऐसा हो रहा था कि दोनों कंट्री भी आमने सामने भिड़ चुके थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि अब इसकी वजह से फिर क्या हो गया था कि जो जितने भी कंट्रीज थे और भी जितने भी लोग थे जो ये पीस नेगोशिएशन में थे, वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हुए। फिर दूसरा क्या हुआ कि अब देखिए सबसे बड़ा एक और क्या रीज़न रहा, अब उसके बाद दूसरा कि जो उन्होंने हार लिया था। अब दूसरा जो कारण था कि जो 6 डे वॉर में जो इनको इसराइल ने बुरी तरीके से हरा दिया था, वो है ना इस बात से है ना, वो इस बात का बदला लेना चाहते थे। और है ना फिर उसके बाद वो बोलते थे कि नहीं ऐसे तो चलेगा नहीं, इससे हम तो बदला लेंगे, ये जो हमको हराया गया, इसराइल ने हमारे साथ जिस तरीके से भेदभाव किया, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फिर एक और क्या रीज़न बताया उन्होंने, अब देखिए ये सारी चीज़ें चली रही थी कि अब इतने में क्या हुआ कि अब इधर इजिप्ट में भी क्या हुआ, धीरे धीरे वहाँ के प्रेसिडेंट की हत्या हो गई और अनवर सादात प्रेसिडेंट बन गए। अनवर सादात प्रेसिडेंट बने तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, इजिप्ट की तरफ से क्या किया कि एक और है ना वहाँ पे है ना मिलिट्री एक्सरसाइज की। वहाँ पे क्या किया कि उन्होंने बोला कि नहीं आप एक काम कीजिए, इसराइल को इसमें यकीन दिलाया कि हम आपके से कोई वॉर नहीं करेंगे। इसराइल ने बाद में क्या बोला कि देखिए बाद में धीरे धीरे करके अरब की भी कंट्रीज इसमें इकट्ठा शामिल होने का फैसला कर लिए ना। तो जब अरब की कंट्रीज यहाँ पे शामिल हुई तो उन्होंने क्या बोला कि देखिए हम यहाँ पे कोई शांति वार्ता नहीं करेंगे, आप ऐसा कीजिए कि है ना, इसराइल ने बोला कि आप हमको एक अलग देश के रूप में मान्यता दे दीजिए। अगर आप हमको इधर अलग देश दे देंगे अपना, तो उसके बाद हम फिर है ना यहाँ पे है ना नेगोशिएशन में शामिल हो जाएंगे, कोई है ना हमले नहीं होंगे, कोई युद्ध जैसे हालात नहीं बनेंगे, तो इससे अच्छा है कि आप हमको अलग देश दे दीजिए, हमारे देश की मान्यता दे दीजिए। लेकिन इसराइल ने ऐसा करने से भी उन्होंने ऐसा करने से भी मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसे कोई मान्यता तो नहीं दे सकते किसी को, इससे अच्छा है कि आप है ना पीस डील यहाँ पे है ना जो कुछ जितना मिल रहा है आप उतने में ही संतुष्ट रहिए। लेकिन ऐसा उन्होंने मना कर दिया। अब देखिए फिर इसके बाद इजिप्ट के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था। अब इधर इजिप्ट के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था तो इधर क्या हुआ, उनके पास भी यही था कि अब हमको तो युद्ध करना पड़ेगा। तो 6 अक्टूबर 1972 को हमले के एक साल पहले क्या होता है कि यहाँ के जो मीटिंग होती है, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं इजिप्ट के, वो क्या करते हैं कि है ना पीस नेगोशिएशन करते हैं। वहाँ पे जाके सब वहाँ के आर्मी के लोगों से क्या करते हैं, मीटिंग बुलाते हैं आर्मी की। इसमें आर्मी के सारे सोल्जर्स को इकट्ठा करते हैं, वो बताते हैं कि इसराइल को इस तरीके से
हमारे ऊपर हमला करने वाला है, हमला करना चाहिए अपन को। इजराइल इस तरीके से हमारी बात मानता नहीं है, तो हमारे को ऐसा है कि अटैक तो करना ही पड़ेगा। तो फिर सारे सोल्जर्स मान जाते हैं। अब इजराइल को पहले से कहीं ना कहीं लग ही रहा होता है कि इधर अटैक करने वाला होता है, तो इजराइल को भी पता था कि अब युद्ध होगा, तो इजराइल भी सोच रहा होता है कि इधर पहले से हम हमला कर दें तो उससे ज़्यादा अच्छा होगा। ये सारी चीज़ें इजराइल जब सोच रहा होता है, तब उसके बाद क्या होता है कि इधर में, अब जब इधर इजराइल सोच रहा होता है तो फिर अब वो क्या करते हैं, वहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, फिर इधर के वो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, काम करते हैं, वो एक जासूस को बोलते हैं, जासूस को अपने में मिला लेते हैं, वो अपने साथ लेके जाते हैं, उससे बातचीत करते हैं और है ना उसको मोसाद से मिलने के लिए मजबूर कर देते हैं। वो मोसाद के पास जाते हैं। मोसाद देखिए इजराइल की एजेंसी है, जैसे अपने इंडिया की कैसे रॉ RNAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वैसे इजराइल की एजेंसी है मोसाद। तो ये लोग मोसाद से मिलने की पेशकश करते हैं, और मोसाद से मिलने के बाद फिर ये लोग क्या करते हैं कि मोसाद से मिलने के बाद फिर ये लोग वहाँ पे जाते हैं और वो बोलते हैं कि ठीक है, जो भी है आप बताइए भी। वो क्या करते हैं कि वो पैसे के लिए यकीन दिलाते कि वो उसको उनको पैसा चाहिए, इसलिए वो मोसाद से मिलने आए हैं। और वो फिर वो जासूस के खिलाफ क्या करते हैं कि वो एक अफवाह फैला देते हैं अप्रैल 1973 में, कि अगले महीने में इसराइल यहाँ पे है ना अटैक, इजिप्ट इसराइल के ऊपर अटैक करने वाला है। इस तरीके से अफवाह फैला देते हैं। ये अफवाह झूठी होती है इसराइल, क्योंकि फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब भी अफवाह होती है तो बहुत सारी है ना तैनाती कर देता है, सारे सैनिकों की सब चीज़ें कर देता है यहाँ पे। तो फिर उनको लगता है कि देखिए इधर है ना तैनाती तो कर देता है, लेकिन इजिप्ट की जो आर्मी है वो क्या करती है, इधर वॉर नहीं लड़ती है, यहाँ पे वो कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज करती है और यहाँ से अपने सैनिकों को पीछे हटा के चले जाते हैं वो लोग वापस से। अब फिर इसराइल को यहाँ से समझ में नहीं आता, फिर वो वापस से वही दोबारा वही चीज़ करते हैं। क्या करते हैं कि फिर वही है ना मोसाद के पास जाते हैं और वही वो है ना गलत डॉक्यूमेंट्स भेज के वापस से ये अफवाह फैलाते हैं कि यहाँ पे आपके ऊपर हमला हो सकता है। ये इजरायली इजिप्ट की जो आर्मी है वो इसराइल के ऊपर अटैक कर सकती है। तो फिर वो ऐसे करके बोल देते हैं कि ठीक है, इसराइल मान जाते इसराइल को, लेकिन फिर वो मना कर देता है। वापस से इसराइल को पता चल जाता है, तो वापस वो सैनिक इकट्ठा कर देता है वहाँ पे। जब वो सैनिक इकट्ठा करता है फिर वापस से कुछ होता जाता नहीं है। तो ऐसे करके वो पहले तो वो मोसाद से है ना झूठ बोल के 2 बार अफवाह फैला देते हैं, लेकिन अब क्या करते हैं, फिर इसके बाद 6 अक्टूबर 1973 को फाइनली वो अटैक कर देते हैं, जब योम किपर का दिन होता है। योम किपर वॉर इसीलिए बताया जाता है इसको, मैंने आपको अभी बताया, जैसे योम किपर के दिन क्या इसराइल का नेशनल हॉलीडे रहता ही है, सोल्जर्स भी यहाँ पे रहते नहीं है, सब प्रे कर रहे होते हैं अपने अपने घरों में, फेस्टिवल मना रहे होते हैं, सबके बीच में खुशनुमा माहौल रहता है। तो इसी बात का फायदा उठाते हुए इसी बात का फायदा उठाते हुए इजिप्ट और सीरिया यहाँ पे 2 तरीके से हमला कर देते हैं, 2 तरफा अटैक हो जाता है पूरी तरह से। और यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे हमला होता है उस तरह से जो तो संभलने तक का मौका नहीं दिया जाता है किसी को भी। अब इधर संभलने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि देखिए अगर संभलने का मौका देंगे, क्योंकि उनको पता था कि अगर यहाँ पे हमने अटैक किया है तो हो सकता है कि है ना हमको यहाँ पे है ना ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, हमको अगर यहाँ पे अटैक किया हुआ है और अगर इसराइल को अगर थोड़ा भी इसके बारे में भनक लग गई तो इसराइल हमको यहाँ से खदेड़ देगा। अब फिर धीरे धीरे करके क्या होता है कि है ना सऊदी अरब और भी जितने भी कंट्रीज है वो भी है ना यहाँ पे है ना घुसते हैं बातचीत करने के, वो भी यहाँ पे है ना इस युद्ध में घुस जाते हैं। तो इसलिए 4th इसराइल अरब वॉर भी इसको बोला जाता है। तो देखिए अब उसके बाद क्या होता है कि अभी ये वॉर में क्या होता है, जब सबकी हार होती है, अभी इस बात का इसराइल को पता चलता है। अब इसराइल के पास उस समय तो कोई अधिकार रहते, कोई हथियार नहीं रहते, कोई लड़ने के साधन नहीं रहते हैं, तो वो इसराइल को समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। तो इसराइल क्या करता है, फिर जाके USA से मदद मांगता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। तो अमेरिका से मदद मांगता है क्योंकि देखिए इसराइल और अमेरिका को इनका सहयोगी माना जाता है सबसे बड़ा। तो ये यहाँ से हेल्प मांगते हैं ये लोग, और फिर जब ये यहाँ से हेल्प मांगते हैं तो फिर अमेरिका फिर पूरी तरह से इनको हेल्प करता है और यहाँ से फिर इनको बहुत सारे हथियार देने शुरू कर देता है। अब जब इनको हथियार देने शुरू करता है तो फिर क्या होता है कि जब फिर वो उधर से क्या करते हैं कि इसराइल और इजिप्ट और इधर से 2 तरफ से आर्मी का अटैक, बहुत बड़ा अटैक हुआ हुआ रहता है। तब इधर से उनको संभलने का मौका नहीं मिला होता है। इसराइल की छोटी सी आर्मी क्या करती है, फिर यहाँ से लड़ रही होती है, उनको 25 किलोमीटर आगे तक खदेड़ देती है जो इजिप्ट की जो आर्मी है। इजिप्ट की सेना को वो पीछे तक हटा देती है यहाँ से, और जब यहाँ से पीछे खदेड़ देती है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि
धीरे धीरे ये लोग हटाना शुरू कर देते हैं। अब धीरे धीरे जब जैसे यहाँ पे हटाना शुरू करते हैं तो इजराइल को लगता है कि अब उसकी जीत पक्की है, तो फिर वो अमेरिका से बातचीत करते हैं कि आप देखिए, बोलते हैं कि मीडिएट करने के लिए बोलते हैं कि आप कुछ भी करके ये मामले को सुलझाइए, ऐसे तो चलेगा नहीं। इससे अच्छा है कि आप जो है ना ये इजराइल का जितना भी कुछ हो रहा है यहाँ पे मामले को सुलझाइए और ये युद्ध रुकवाइए कैसे भी करके। अब हम नहीं कर पा रहे। 6 से 25 अक्टूबर तक चलता है ये युद्ध, कुछ दिनों तक चलता है, इसलिए योम किपर युद्ध भी बोला जाता है इसको, क्योंकि इसी दिन, क्योंकि यहाँ पे हमला हुआ था योम किपर फेस्टिवल के दिन। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, यूएस से क्या करते हैं, यूनाइटेड नेशन की तरफ से जाता है, यूनाइटेड नेशन की तरफ से यहाँ पे मान्यता देता है इजराइल को मान्यता फिर देने की बातचीत हो जाती है। फिर यूनाइटेड नेशन इसमें है ना अपने अपने प्रस्ताव देते हैं सभी लोगों को, और प्रस्ताव देने के बाद यहाँ पे बोला जाता है कि शांति से रहें, पीस टॉक के लिए आमंत्रित किया जाता है, सब में बातचीत होती है और 25 अक्टूबर को फाइनली ये युद्ध का एंडिंग हो जाता है। अब जब ये युद्ध खत्म हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि देखिए, इस युद्ध की वजह से क्या होता है, इजिप्ट भी अपने आप को अपना इस युद्ध का विजेता घोषित कर लेता है। इजिप्ट क्यों घोषित कर लेता है, क्योंकि उसको जो इजराइल ने यहाँ पे क्या होता है, इस युद्ध के जो समझौता होता है, समझौते में क्या होता है, इजिप्ट ने जितने भी पेनिनसुला जो भी कुछ लिया रहता है, इजिप्ट, जॉर्डन, इन सब का, वेस्ट बैंक, ना पेनिनसुला जो भी है उनका है, वो सारी चीज़ें वापस दे देता है। और जब वो वापस दे देता है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि ऐसे करके 25 अक्टूबर तक युद्ध रुक जाता है। और फिर जब युद्ध रुक जाता है तो फिर इसकी वजह से क्या होता है, इजराइल अपने आप को बहुत बड़ा विजेता घोषित करता है। इजराइल के बाद इजिप्ट ने भी अपने आप को बहुत बड़ा विजेता घोषित किया। क्यों? क्योंकि इजिप्ट क्यों घोषित करता है, क्योंकि देखिए उनको लगता है कि यहाँ पे है ना हमने पहले इजराइल को मान्यता नहीं दी थी, अब लेकिन युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशन की तरफ से प्रस्ताव आ जाता है तो फिर क्या होता है, प्रस्ताव के तहत उन लोग को मानना ही पड़ता है। प्रस्ताव में जो बोला जाता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन बोलते हैं तो वो तो करना ही पड़ेगा आपको, तो वो फिर इजराइल को मान्यता दे देते हैं। तो फिर वो अपने आप को इसमें भी, इजिप्ट भी अपने आप को सबसे बड़ा विक्टर मानता है इस युद्ध में। बस सीरिया इस युद्ध में अकेला पड़ जाता है, क्योंकि सीरिया के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और सीरिया की स्थिति ऐसी हो जाती है कि सीरिया में भी कुछ करने को नहीं रहता है। मतलब सीरिया के हालत बहुत ख़राब हो जाती है युद्ध की वजह से, उनकी आर्मी पूरी तहस नहस हो जाती है, तो सीरिया अकेला पड़ जाता है इस युद्ध की वजह से। अब देखिए इस युद्ध के परिणाम क्या हुए। सबसे पहली चीज़ तो क्या हुआ कि इजराइल ने जो है ना 6 डे वॉर में, जो 1967 के वॉर में जो 3 जगहों के जो जितनी भी चीज़ें ऑक्यूपाई की थी वो सबको वापस दे दी। दूसरा एक और परिणाम क्या हुआ कि इजिप्ट जैसी कंट्री जो थी, जिसने है ना इजराइल को अभी तक मान्यता नहीं दी थी अलग कंट्री की, तो उन्होंने मान्यता दे दी उनको। फिर एक और क्या परिणाम हुआ कि इस युद्ध की वजह से कि देखिए जो 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 बातचीत हो रही थी, बातचीत से सभी युद्ध का समाधान निकालने की बात की गई कि जितने भी मसले हैं वो सबको सुलझाया जाए। ऐसे नहीं चलने वाला कि है ना कोई एक दूसरे के ऊपर हमला करे। ये सारी चीज़ें, इजराइल सबसे बड़ा विक्टर बना इस युद्ध में, लेकिन इजिप्ट ने भी अपने आप को सबसे बड़ा विक्टर घोषित किया था। तो ये था योम किपर युद्ध के बारे में। अगर आपको इजराइल पैलेस्तीन इशू के बारे में पूरा समझना है कि इजराइल पैलेस्तीन का आखिर क्या मुद्दा है, उसकी पूरी हिस्ट्री जाननी है, तो मेरा उसका भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिए और मन की आंखों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।